हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कल पढ़े थे, आज पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग दी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उसी के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए, यहाँ आपका ये बीएससी थर्ड ईयर, तो पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो अब देखिए, फैक्टर affecting the crystal field stabilization energy। फैक्टर affecting the crystal field stabilization energy। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन को एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और दूसरा है नेचर ऑफ लिगेंड्स। तो नेचर ऑफ लिगेंड्स और नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ये दोनों फैक्टर जो हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए, यहाँ आप लिखेंगे क्या कि देयर आर फॉलोइंग टू फैक्टर, देयर आर फॉलोइंग टू फैक्टर्स, देयर आर फॉलोइंग टू फैक्टर्स which affect the crystal field stabilization energy। ठीक है। तो there are following two factors which affect the crystal field stabilization energy। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है ना। तो अब देखिए, पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड्स, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। पहला फैक्टर जो है जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेगा वो है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन में पहला आपको जो सेंट्रल मेटल आयन है, इसकी साइज क्या है, इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इसके डी ऑर्बिटल कैसे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो आपको जो नेचर ऑफ लिगेंड्स में पहला है साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। पहला क्या है? साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब देखिए, जो सेंट्रल मेटल आयन की साइज होती है ये अफेक्ट करती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को। ठीक है ना। सेंट्रल मेटल आयन की साइज अगर डिक्रीज करेगी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, और अगर सेंट्रल मेटल आयन की साइज इंक्रीज करती है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है ना। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और साइज में
जो रिलेशन है ये है, देखिए ये डेल्टा ओ, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसके प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए यहाँ पर वेयर r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब देखिए r जो है ये सेंट्रल मेटल आयन का रेडियस है, तो सेंट्रल मेटल आयन की साइज अगर स्मॉल होगी तो डेल्टा ओ इंक्रीज करेगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है। और अगर साइज लार्ज है यानी रेडियस लार्ज है सेंट्रल मेटल आयन का, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है ना, इसके रेडियस सेंट्रल मेटल आयन का। तो अगर सेंट्रल मेटल आयन की साइज डिक्रीज करती है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। जब सेंट्रल मेटल आयन की साइज डिक्रीज करेगी, ठीक है ना, तो जो आपका सेंट्रल मेटल आयन्स के डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हैं इनका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, जिसके कारण डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग मैक्सिमम होगी। तो जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग इंक्रीज करेगी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। साइज अगर डिक्रीज करेगी सेंट्रल मेटल आयन की, ठीक है, तो जो साइज डिक्रीज करने से, ठीक है ना, स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल की वो इंक्रीज कर जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। जब स्प्लिटिंग मैक्सिमम हो जाती है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, ठीक है ना। तो अब देखिए एज द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, as the size of central metal ion increases the force of attraction, between metal and ligands, force of attraction between metal and ligands decreases. Force of attraction between central metal ion and ligands decreases. As a result, the ligands does not close to the ligands does not close to the central metal ligand, central metal, and splitting does not, and splitting of a orbital is minimum, splitting of orbital is minimum, and therefore
and therefore crystal field stabilization energy delta O is minimum, ठीक है ना। तो देखिए आपसे यही कहा जा रहा है कि सेंट्रल मेटल आयन की साइज अगर इंक्रीज करती है, एज द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इंक्रीजेस, तब जब सेंट्रल मेटल आयन की साइज इंक्रीज करेगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड्स डिक्रीजेस, तो मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज कर जाएगा। एज ए रिजल्ट द लिगेंड्स डज नॉट क्लोज टू द सेंट्रल मेटल आयन, तो सेंट्रल मेटल आयन के क्लोज में लिगेंड्स नहीं होगा, और जब क्लोज में लिगेंड्स नहीं होगा सेंट्रल मेटल आयन के, तो स्प्लिटिंग मिनिमम होगी, और जब स्प्लिटिंग मिनिमम होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल में स्कैंडियम, अब देखिए स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, ठीक है ना, वेनेडियम और एक क्रोमियम। अब यहाँ देखिए इसमें ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर स्कैंडियम की साइज टाइटेनियम देख रहे हैं ना, टाइटेनियम स्कैंडियम इज लेस देन टाइटेनियम इज लेस देन वेनेडियम इज लेस देन क्रोमियम। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब देखिए यहाँ क्रोमियम जो है, क्रोमियम 3+, इसकी साइज जो है सबसे छोटी है, इसकी साइज क्या है, सबसे छोटी है। सबसे बड़ी साइज किसकी है, स्कैंडियम, तो इसकी साइज छोटी है क्रोमियम की, तो साइज छोटी है क्रोमियम की, जिसके कारण लिगेंड्स जो होगा वो क्रोमियम के अप्रोच में होगा, और जब लिगेंड्स क्रोमियम के अप्रोच में होगा तो यहाँ क्रोमियम के डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग मैक्सिमम होगी, और जब स्प्लिटिंग मैक्सिमम होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो सेंट्रल मेटल आयन की साइज अगर डिक्रीज करती है तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, जिसके कारण जो सेंट्रल मेटल आयन है इसके कांटेक्ट में लिगेंड्स होगा और डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग इंक्रीज करेगी, और स्प्लिटिंग इंक्रीज करेगी तो एज ए रिजल्ट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड फैक्टर है आपका, ये तो रहा साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक। अब इसके बाद है नेक्स्ट जो है नेचर लिगेंड्स का, ये है न्यूक्लियर चार्ज ऑन दी मेटल। तो सेकेंड न्यूक्लियर चार्ज ऑन दी मेटल, न्यूक्लियर चार्ज ऑन दी मेटल, या यही कह दें हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब देखिए बेटा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सेंट्रल मेटल आयन का, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी। यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा ओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये देखिए डेल्टा ओ क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना। अब देखिए ये डेल्टा क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियर चार्ज के। अगर सेंट्रल मेटल आयन का न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। अगर सेंट्रल मेटल आयन का न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो सेंट्रल मेटल क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, एज द न्यूक्लियर चार्ज increases, as the nuclear charge increases over central metal, over central metal, ठीक है ना। अगर सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, the crystal field stabilization energy, the crystal field stabilization energy is also increases, also increases। ठीक है। अगर सेंट्रल मेटल आयंस पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज, मतलब इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आल्सो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, आल्सो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, increases with increase in nuclear charge. The force of attraction, the force of attraction, the force of attraction between nuclear and ligands increases, force of attraction between nucleus and ligands increases, force of attraction between nucleus and ligands increases, and ligands approach more close, and ligands approach more close, ligands approach more close to the central metal ion, to the central metal ion, central metal ion, more repulsive interaction occur, more repulsive interaction, more repulsive interaction occur between ligands and metal, between ligands and metals, the orbitals electron, in this way orbitals electron in this way d orbital split, d orbital split
इन ग्रेटर मैग्नीट्यूड, as a result crystal field stabilization energy increases। अब देखिए इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज, देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज ओवर सेंट्रल मेटल, अगर सेंट्रल मेटल आयंस पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। काहे इंक्रीज करेगी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड लिगेंड्स इंक्रीजेज, क्योंकि लिगेंड्स और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो जो लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन है ए और जो सेंट्रल मेटल आयंस के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ए, इनके बीच रिपल्सन क्रिएट होगा, और जब रिपल्सन क्रिएट होगा तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। और जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग इंक्रीज करेगी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए एग्जाम्पल निकिल है, Ni3+ इज मोर देन Ni2+, ठीक है। निकिल, आयरन, कोबाल्ट, क्लोरीन, निकिल देखिए आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये होगा Fe2+ और ये है CO2+ और ये है आपका क्रोमियम। अब देखिए, अब यहाँ पर जो आपका Ni3+ है, इसका न्यूक्लियर देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। तो यहाँ पर एक 3 न्यूक्लियर चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर क्या है? 2 है। तो इसकी साइज स्मॉल है, इसकी साइज क्या है? लार्ज है। इसमें देखिए Fe3+ और Fe2+ में इसकी साइज स्मॉल है, इसकी साइज लार्ज है। इसकी साइज देखो, इसमें CO3+ में इसकी साइज स्मॉल होगी, इसकी साइज लार्ज होगी। क्रोमियम 3+ में इसकी स्मॉल होगी, इसकी लार्ज होगी। तो जब इनकी साइज डिक्रीज करेगी, देखिए साइज क्या करेगी? डिक्रीज। देखिए साइज डिक्रीज कर रहा है। साइज क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि देखिए न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स इंक्रीज कर जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो जो लिगेंड्स होगा वो सेंट्रल मेटल आयन के अप्रोच में होगा। जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के अप्रोच में आएगा तो जो सेंट्रल मेटल आयंस के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ए और जो आपके लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच, ठीक है ना, रिपल्सन क्रिएट होगा, मैक्सिमम रिपल्सन होगा। जब मैक्सिमम रिपल्सन होगा तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है ना, स्प्लिटिंग इंक्रीज कर जाएगी। और जब स्प्लिटिंग इंक्रीज करेगी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड फैक्टर है, इसके बाद यहाँ और लिख लो, ये वेनेडियम 3+ और ये क्या है? वेनेडियम 2+, ठीक है। अब इसके बाद आपका है थर्ड फैक्टर है साइज ऑफ डी ऑर्बिटल। साइज ऑफ डी ऑर्बिटल,
साइज ऑफ डी ऑर्बिटल, साइज ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब साइज ऑफ डी ऑर्बिटल, अब देखिए इसमें क्या है, ये है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ डी ऑर्बिटल, साइज ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो अगर साइज डी ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज करेगी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, अगर डी ऑर्बिटल की साइज डिक्रीज करती है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आप ध्यान दीजिए, आपको पता है कि ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं ये 3D सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट क्या है 4D सीरीज, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स क्या हैं 5D सीरीज के हैं, और इसके बाद ये 6D सीरीज। तो इसमें किस ऑर्बिटल की साइज बड़ी है, डी ऑर्बिटल की, 6D ऑर्बिटल की साइज लार्ज है, किससे 5D ऑर्बिटल से, इसकी साइज लार्ज है किससे 4D से, 4D की साइज लार्ज है किससे 3D से लार्ज है। तो जब सेंट्रल मेटल आयंस के डी ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज करेगी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो अब इसमें आप as the size of d orbital increases, as the size of d orbital increases, as the size of d orbital increases, the crystal field stabilization energy, the crystal field stabilization energy is increases, is increases। अब देखिए अगर सेंट्रल मेटल आयंस के डी ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज कर रही है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है ना, इंक्रीजेज। अब इंक्रीज क्यों करेगा, बिकॉज large d orbital oriented, because large d orbital oriented away from central metal, away from central metal, therefore more repulsive interaction, occur between ligands, electron clouds and central metal, and d electrons interaction occur between ligands electron cloud and metal d electron and metal d electrons and metal d electrons. As a result, the d orbital, as the result d orbitals, as result d orbital split in greater d orbital split in greater extents and greater extents and increase
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब देखिए, एज द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीजेज, जब डी ऑर्बिटल की साइज जैसे जैसे इंक्रीज करती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि बिकॉज लार्ज डी ऑर्बिटल ओरिएंटेड अवे फ्रॉम सेंट्रल मेटल, लार्ज डी ऑर्बिटल ओरिएंटेड अवे फ्रॉम सेंट्रल मेटल, देयरफॉर मोर रिपल्सिव इंटरेक्शन, ठीक है ना। जिसके जो आपका डी ऑर्बिटल है, जब इसकी साइज लार्ज होगी तो डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है और जो आपका सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच रिपल्सन होगा। देखो, बिकॉज लार्ज डी ऑर्बिटल ओरिएंटेड अवे फ्रॉम सेंट्रल मेटल, देयरफॉर मोर रिपल्सिव इंटरेक्शन अकर। तो रिपल्सन क्या होगा? मोर रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा बिटवीन लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स, यानी मेटल्स का जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच मोर रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा। एज द रिजल्ट ऑर्बिटल स्प्लिटिंग ग्रेटर, एज ए रिजल्ट जो है जो डी ऑर्बिटल है इसकी स्प्लिटिंग इंक्रीज करेगी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखिए, Fe 3+ RuOS, Ru 3+ OS 3+। अब देखिए, जो आयरन है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट्स है, ठीक है। आयरन जो है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट्स है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है 3D में। रुथेनियम जो है ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट्स है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है 4D ऑर्बिटल में। ऑस्मियम जो है ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट्स है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है 5D ऑर्बिटल्स में, ठीक है ना। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=3, n=4 और n=5। तो बताइए कि इसमें किसके डी ऑर्बिटल की साइज लार्ज होगी? ऑस्मियम के डी ऑर्बिटल की साइज क्या होगी? लार्ज होगी। उससे छोटी किसकी साइज होगी? रुथेनियम के 4D ऑर्बिटल। और उससे छोटी साइज किसकी होगी? 3D ऑर्बिटल्स की, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसके बाद ये हो गया ये, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, कोबाल्ट, रोहोनियम, इरिडियम। ये देखिए, कोबाल्ट, रोहेनियम और इरिडियम। रिहेनियम तो रोहोडियम का सिंबल है RH, रोहोडियम, ठीक है ना। 3+ और ये इरिडियम 3+, ठीक। अब देखिए, इसमें जो है कोबाल्ट आपका 3D सीरीज का है, ठीक है, और ये आपका 4D सीरीज का है, और इरिडियम आपका 5D सीरीज का है। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 3 है। इसका n=4 और n=5। तो इसमें किसकी साइज लार्ज है? इसके इरिडियम के डी ऑर्बिटल की साइज लार्ज है, उससे छोटी रोहोडियम के डी ऑर्बिटल की है, और उससे छोटी कोबाल्ट के डी ऑर्बिटल्स की है। तो अब देखिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो देखिए, इसमें इरिडियम के डी ऑर्बिटल की साइज बड़ी है, लार्ज है, तो सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसकी होगी। इससे छोटी 4D की साइज है तो इससे कम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, और सबसे छोटी जो है कोबाल्ट की है तो इसका 3D ऑर्बिटल है, तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए, आयरन की साइज छोटी है तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी। क्यों? क्योंकि आयरन की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी Fe3+ की कम इसलिए होगी कि इसके डी ऑर्बिटल की साइज छोटी है। ऑस्मियम की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी
क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल की साइज लार्ज है। तो जब डी ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज करेगी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। इसके बाद ये तो पहला फैक्टर था। अब दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड्स, पहला था नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, अब दूसरा है नेचर ऑफ लिगेंड्स। सेकेंड फैक्टर क्या है? सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड्स, नेचर ऑफ लिगेंड्स। अब देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होती है उसको लिगेंड्स का नेचर भी अफेक्ट करता है, ठीक है ना। आपको पता है कि लिगेंड्स दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है और एक वीक फील्ड लिगेंड्स होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का नेचर स्ट्रॉन्ग फील्ड पोटेंशियल होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, ठीक है, तब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। और अगर वीक फील्ड लिगेंड्स होगा, लिगेंड्स का नेचर वीक फील्ड है, तब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लिगेंड्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक इम्पॉर्टेंट है आपका। तो आपको पता है कि लिगेंड्स कितने तरह के होंगे? दो तरह के, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। अगर लिगेंड्स को आप अरेंजमेंट कर रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ, अगर उनके फील्ड स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिगेंड्स को हम अरेंज करते हैं तो एक सीरीज बन जाती है और वही सीरीज कहलाती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो लिगेंड्स के फील्ड स्ट्रेंथ के आधार पर, ठीक है ना, उनके इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के आधार पर अगर हम अरेंज करते हैं तो एक सीरीज बनती है और वो सीरीज कहलाती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कौन सी सीरीज कहलाएगी? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाएगी। तो अब देखिए व्हेन सेंट्रल मेटल आयन, व्हेन कॉम्प्लेक्स आर फाउंड बाय 3D, देखो व्हेन कॉम्प्लेक्स आर फाउंड बाय 3D, found by 3D series elements, 3D series elements, when complex are found by 3D series elements, then nature of ligands, then nature of ligands, then nature of ligands affect the magnitude of, nature of ligands affect the magnitude of crystal field stabilization energy. When complex are found by 3D series elements, then nature of ligands affect the magnitude of crystal field stabilization energy. Strong field ligands causes more splitting. Strong field ligands, strong field ligands causes more splitting. Strong field ligands causes more splitting of d orbital, and therefore higher the crystal field
and therefore higher the crystal field stabilization energy, crystal field stabilization energy, higher the crystal field stabilization energy. When ligands are, अब देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डिफिनीशन क्या लिखेंगे? When ligands are arranged, when ligands are arranged, when ligands are arranged in increasing order of increasing order of strength, increasing order of strength, increasing order of strength, increasing order of strength, then a series is formed, then a series is formed called as spectrochemical series, called as spectrochemical series. अब देखिए when ligands are arranged in increasing order of strength, अगर ligands को उनके strength के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करते हैं तो एक सीरीज बन जाती है और वो सीरीज कहलाती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए when ligands are arranged in increasing order of strength, अगर ligands को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के स्ट्रेंथ में आप स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करते हैं तो एक सीरीज बन जाती है और उस सीरीज को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज is given as below. The spectrochemical series is given as below. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाइए, इसमें लिगेंड्स जो आप उनके स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है ना? लिगेंड्स के उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। आयोडाइड, ब्रोमाइड, SCN। अब देखिए आयोडाइड, ब्रोमाइड, SCN, तो इसमें बॉन्डिंग किससे होगी? SCN का मतलब सल्फर से बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना? तो सल्फर डोनर ग्रुप है, इसमें डोनर एटम, डोनर ऐसे लिखेंगे, सल्फर कैसा है? डोनर है, डोनर एटम, सल्फर डोनर एटम, ठीक है ना? इसके बाद देखिए सल्फर के बाद नाइट्रेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, OH, नाइट्रेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, OH, नाइट्रेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, OH, C2O4, यहाँ होगा C2O4 डबल माइनस, इसके बाद है H2O, ठीक है ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इस ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है? वाटर, अब देखिए वाटर के बाद आपका है EnH3 है, EnC3, EnC3 के बाद है अब इसमें EnH3,
NC3 इसमें डोनर नाइट्रोजन जो है ये डोनर एटम है, डोनर एटम, ठीक है ना। अब इसके बाद है आपका ENH3 के बाद है EN, इथाइलिन डाइअमीन। EN को क्या कहेंगे, एथिलीन डाइअमीन है। एथिलीन डाइअमीन के बाद EnO2 CnCO, EnO2 Cn और ये CO, NO2 हो गया, साइनाइड हो गया और इसके बाद आपका ये CO है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वीक फील्ड लिगेंड्स है। ये कैसे लिगेंड्स है, ये वीक फील्ड लिगेंड्स है। ये है वीक फील्ड लिगेंड्स और ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। यहाँ तक आपका ये वीक फील्ड लिगेंड्स है और इसके बाद यहाँ से ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो यहाँ देखिए आयोडाइड, ब्रोमाइड, SCN, नाइट्रेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, OH, C2O4 डबल माइनस, ये वीक फील्ड लिगेंड्स है, ठीक है ना, यहाँ तक। और इसके बाद ये जो है आपका NC3, इसमें नाइट्रोजन से जो है ये डोनर एटम है। फिर ये अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग EN है आपका एथिलीन डाइअमीन। EN क्या है, एथिलीन डाइअमीन है, जो आप ये देखे हैं EN CH2 ENH2 CH2 ENH2, ये आपका एथिलीन डाइअमीन है EN। तो साइड में लिखते हैं ENO2 माइनस, साइनाइड है और ये CO है। ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन सा है, CO है। तो अगर लिगेंड्स को उनके फील्ड स्ट्रेंथ के आधार पर आप अरेंज करेंगे तो एक सीरीज बन जाती है और वो सीरीज कहलाती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए ऐसे, और इधर भी हम कर सकते हैं ये, ठीक है ना। ये वाटर जो है आपका ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये आपका इस क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसको कहते हैं, अगर लिगेंड्स को उनके फील्ड स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे तो एक सीरीज बन जाएगी और वो सीरीज कहलाती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। थैंक यू।